Hello everyone, my name is Atul Tiwari and you are listening me on my YouTube channel Change Maker Classes. तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पिछली स्टोरी दी अमिताभ बच्चन जी की स्टोरी को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा और मुझे जितना आपसे सुनने को मिला वो सब सुन के आई फील रियली ब्लेस्ड, आई फील रियली ओवरवेल्म्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइस। बस एक छोटी सी शिकायत रह गई, एक छोटी सी कमी रह गई कि जब आप इस वीडियो को YouTube पे देखते हैं, जब आप इस कहानी को सुनते हैं, तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप YouTube के नीचे दिए हुए दो बटन्स लाइक और सब्सक्राइब के बटन को अगर आप प्रेस कर देते तो वही मेरा गिफ्ट होता, वही मेरी शाबाशी होती और मुझे बिल्कुल समझ आता कि आपको ये कहानी, मेरी बताई हुई कहानी आपको पसंद आई है। एनीवेज, कोशिश कीजिएगा कि आज की कहानी अगर आपको पसंद आती है तो ये दोनों बटन्स को दबाने में कंजूसी ना करें। तो कहानी के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज हम जिस शख्सियत की बात करने वाले हैं, जिस इंसान की बात करने वाले हैं, उन्हें मैं पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा एडमायर करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। वो एक क्रिकेटर हैं, अलग अलग नाम हैं, हमने उनको प्यार से बहुत सारे नाम दिए हैं। कोई उन्हें कैप्टन कूल कहता है, कोई उन्हें थला कहता है, कोई माही, तो कोई कैप्टन ऑफ कैप्टन्स कहता है। इतना सारा प्यार हम देते हैं जिनमें उनका पसंदीदा नाम जो उन्होंने एडमिट किया था कि उन्हें लोग माही कहते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आता है। तो मैं माही की स्टोरी आपके सामने रखने वाला हूँ। तो माही भाई की कहानी सुनेंगे आज और कहानी सुनाना शुरू करूँ उससे पहले उनकी कही एक बात है जो मुझे बहुत पसंद आती है, जो मुझे लगता है कि हम में से हर किसी को फॉलो करना चाहिए। वो बात कुछ यूँ है कि वो हमेशा कहते हैं कि स्टे इन प्रेजेंट। स्टे इन प्रेजेंट यानी आज में रहो, अभी में रहो। इस बात पे वो काफी जोर देते हैं और कहते कुछ यूं हैं कि आप पीछे जाके अपना समय नहीं बदल सकते। जो हो गया, जो हो चुका है वो गया, वो बीत गई। आने वाला कल आपने देखा नहीं तो आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ एक चीज आपके हाथ में बचती है और वो है आज और अभी। तो उनका हमेशा से मानना रहता है कि आप जो आज करोगे, जो अभी करोगे, यही आपका आने वाला कल डिसाइड करेगा। जो आप अभी कर रहे हो वो आपका आने वाला कल डिसाइड करेगा। आज अगर आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, आने वाला कल बेहतर होगा। आज आप बुरा कर रहे हो, आने वाला कल बेहतर नहीं होगा। तो ये उनकी बात है जो मुझे काफ़ी पसंद आती है। कहानी शुरू करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 7 जुलाई 1981 रांची, बिहार से। रांची जो अब झारखंड में आता था, वो आता है, माफ़ कीजिएगा, वो उन दिनों बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उनके पिताजी श्री पान सिंह धोनी जी और उनकी माताजी श्रीमती देवकी देवी जी। कहानी को आगे बढ़ाऊं इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि हम ज़्यादा बात क्रिकेटर धोनी की नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस इंसान की, उस लीडर की जो हमें हर रोज़ इंस्पायर करता है, जो हमें हर रोज़ ज़िंदगी जीने के नए नए तरीके सिखाता है। तो धोनी साहब ने अपनी स्कूलिंग
डीएवी जवाहर विद्या मंदिर रांची से ही करा। और स्कूल के शुरुआती दिनों में उनका इंटरेस्ट था फुटबॉल खेलने में। फुटबॉल में वो एक गोलकीपर हुआ करते थे। लेकिन आगे चल के उनके बचपन के कोच, उनके चाइल्डहुड कोच श्री केशव बैनर्जी जी के सजेशन पे वो फुटबॉल से क्रिकेट में आए एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री एज दे से। तो वो क्रिकेट में आए। 1995 से उनकी क्रिकेटिंग जर्नी एक तरह से शुरू हुई, जहाँ पे उन्होंने कमांडो क्रिकेट क्लब से क्रिकेट खेलना शुरू किया। इसके बाद 1998 में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल की टीम से उन्होंने क्रिकेट खेली, जहाँ पे उनको जो भत्ता मिलता था, जो स्टाइपेंड मिलता था, जो तनख्वाह मिलती थी, वो 2000 रुपये हुआ करती थी उन दिनों। इसके बाद साल 2001 से साल 2003 तक धोनी साहब खड़गपुर रेलवे स्टेशन पे एज अ TTE ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के रूप में काम किया करते थे। आगे चल के आपने उनकी ज़िंदगी के ऊपर बनाई हुई मूवी देख रखी है, जिसमें वो एक बहुत आइकॉनिक सीन है जो मुझे याद आता है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिस सीन में वो एक ट्रेन जा रही होती है, जहाँ पे ज़िंदगी के दो रास्ते होते हैं। एक जो बहुत सेफ और सिक्योर रास्ता, जहाँ पे MS धोनी एज अ TTE खड़गपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे फाइन काट रहे होते विदाउट टिकट पैसेंजर्स से। और दूसरा रास्ता जो थोड़ा मुश्किल, लेकिन वही है ना कि जो 1% 2% लोग वो दूसरे रास्ते को चुनते हैं, जो उस कठिन रास्ते को चुनते हैं, वही तो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, वही तो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनकी बात होती है सदियों सदियों तक। तो दूसरा रास्ता चुना उन्होंने, जॉब क्विट कर दिया, जॉब छोड़ दिया, क्रिकेट जो उनका पैशन, जो उनका जुनून था, उसको फॉलो करने के लिए। आपको वो सीन भी याद आएगा जब वो अपने घर गए, अपने पिताजी से मुलाकात करी, तो उनने कहा कि बस मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए, और अगर कुछ नहीं हुआ ना तो फिर से मैं जॉब शुरू कर दूंगा। एक और सीन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा उस मूवी से, जो आपने देख रखी है, आप काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे उससे, कि जब धोनी साहब की जॉब लगी थी एज अ TT, तो बहुत खुश थे उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके घर वाले बहुत खुश थे। लेकिन धोनी साहब खुश नहीं दिख रहे थे। शायद ऐसा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है। शायद जो सपने देखे थे वो सपने शायद विदाउट टिकट ट्रैवलर्स की फाइन काट के पूरे नहीं होने वाले थे। तो कुछ खास खुशी दिख ही नहीं थी धोनी साहब के चेहरे पे, अगर मैं उस मूवी की बात करूं तो।
एनीवेज उन्होंने नौकरी छोड़ी 2003 में। 2003 में उन्होंने फुल्ली क्रिकेट पे फोकस करने के लिए अपने पिताजी से समय मांगा और कहानी शुरू कर दी, वो जर्नी शुरू कर दी उन्होंने वहाँ से। ध्यान देने वाली बात एक और है जो मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा, वो कुछ यूँ कि साल 2003 जहाँ भारत विश्व कप का फाइनल खेला था, ऑस्ट्रेलिया के सामने हम वो फाइनल मुकाबला बुरी तरह से हार गए थे। और जो बात मैं आपको स्पेशली ध्यान दिलाना चाहूँगा वो ये कि उस विश्व कप में सचिन तेंदुलकर, द सचिन तेंदुलकर, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर, सौरव गांगुली, जिनको हम हिंदुस्तान के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक मानते हैं, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, वीरेंद्र सहवाग, ज़हीर खान, ये सारे लेजेंड्स जिस समय 2003 में वर्ल्ड कप खेल रहे थे हमारे देश के लिए, उस समय धोनी साहब एज अ टीटी कार्यरत थे खड़गपुर स्टेशन पे। तो बताने की बात बस ये है कि जर्नी अलग होती है, सबको अलग समय लगते हैं। आप लगे रहते हो, आप हार नहीं मानते हो, देर से आती है कई बार चीज़ें, लेकिन आती ज़रूर है, रुकना नहीं है। तो बहुत सारी चुनौतियों के बाद, बहुत सारी लड़ाइयों के बाद फाइनली मौका मिलता है MS धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम में। और ये मौका, जैसा मैंने आपको बताया कि जिस समय हमारी टीम विश्व कप खेल रही थी 2003 में, जहां सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, युवराज सिंह जैसे लेजेंड्स खेल रहे थे, जो बाद में धोनी साहब की कप्तानी में खेले, भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया। 2003 गया, 2004 और फिर 2004 में मौका मिला MS धोनी को भारतीय क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करने का। यानी 2004 में डेब्यू किया था अपना, और पहला मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट, पहला मैच, और पहले मैच में बिना कोई स्कोर किए रन आउट। तो एक बार फिर से किस्मत का इम्तिहान खत्म हुआ नहीं था, ये तो बस शुरुआत ही थी। पहले मैच में रन आउट बिना कोई स्कोर किए, और आखिरी मैच में रन आउट। जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि आखिरी मैच का जो रन आउट था वो कितना सताता है, कितना परेशान करता है हर भारतीय क्रिकेट फैन को। तो उसके बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगी। तो इन दोनों रन आउट्स के बीच में जो एक क्रिकेटर आया जिसने सब कुछ कॉन्कर किया, जिसने हमें बहुत सारी खुशियों के पल दिए, उसकी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। तो 2004 में डेब्यू सीरीज में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, और एक ख़राब सीरीज़, एक फॉरगेटेबल सीरीज़ रही धोनी साहब के लिए। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उन्हें मौका मिला पाकिस्तान के अगेंस्ट आने वाली सीरीज़ में। और जब लोगों ने पहली बार जाना कि ये भी एक कोई क्रिकेटर आया है, कोई खिलाड़ी आया है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, लंबे बालों वाला वो नया लड़का, जिसका बैटिंग टेक्निक बिल्कुल अलग, वो किसी क्रिकेट की किताब में शॉट्स नहीं लिखे जो धोनी साहब उन दिनों
खेलते थे, जैसा उन्होंने खेल दिखाया इस दुनिया को। तो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में मौका मिला और जहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपने 5वें मैच में, जो सीरीज का दूसरा मैच था, वहाँ पे 148 ताबड़तोड़ रन जड़ दिए, जो उस समय एक भारतीय विकेट कीपर के लिए सबसे बड़ा स्कोर भी था। बाद में 2005 अक्टूबर नवंबर में धोनी साहब को नंबर 3 पर प्रमोट किया गया, बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर भेजा गया और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम की वो 183 नॉट आउट की नॉक तो कौन ही भूल पाएगा। सामने लेजेंडरी बॉलर्स श्रीलंका के, फिर चाहे चामिंडा वास हो, मुथैया मुरलीधरन, लासित मलिंगा, लेकिन वो नए लड़के ने, वो लंबे बाल वाले लड़के ने ना, जैसे छक्के ही छुड़ा दिए थे श्रीलंकाइयों के। तो ये कुछ चीजें थी जहां से क्रिकेट ने, हिंदुस्तान के क्रिकेट ने, या यूं कहें कि विश्व क्रिकेट ने एक चमकता हुआ सितारा देखा था MS धोनी के रूप में। साल 2007 में आते हैं, जहां पे भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए गई और बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। जब हम लीग स्टेज यानी कि पहले स्टेज से हम लोग उस विश्व कप से बाहर हो गए थे। हम बांग्लादेश से हारे, हम श्रीलंका से हारे और ये दोनों ही मैचेस में धोनी साहब का स्कोर था 0 और उस पूरे टूर्नामेंट में धोनी साहब का स्कोर था 29 रन, 29 रन्स। इसके बाद बहुत कुछ हुआ। उनके घर रांची में लोगों ने पत्थर मारे उनके घर पे, उन्हें परेशान किया गया, उनकी फैमिली को परेशान किया गया। ऐसी चीजें भी हुई और होती रहती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप ने एक सपना देखा है, उस सपने की राह पे चल पड़े हैं, तो ऐसी चीजें, ऐसी मुश्किलें, ऐसी बाधाएं तो आती ही रहेंगी। इसके बाद 2007 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, यानी कि 20 ओवर के वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी साउथ अफ्रीका से। और हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था उस वर्ल्ड कप में, उस टूर्नामेंट में। भारत वो विश्व कप जीता था और फाइनल्स में हमने मात दी थी, हमने हराया था हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को। एक नई टीम लेकर गए थे धोनी साहब उस विश्व कप के लिए। सारे नए चेहरे, नए लोग, नया कप्तान, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी भारतीय क्रिकेट टीम से उस टूर्नामेंट में, क्योंकि 2007 ही वो साल था जिस साल हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेले और हम बुरी तरह से हार के वापस आ गए। अब नई टीम लेके गया ये नया लड़का, लंबे बालों वाला लड़का, बहुत फेमस हुआ करती थी। धोनी साहब का वो हेयर स्टाइल बहुत फेमस हुआ करता था उन दिनों। तो ये नया लड़का लेके गया और अपनी टीम को बस एक एडवाइस थी कि एंजॉय करो, फोकस करो प्रोसेस के ऊपर, अपनी क्रिकेट खेलो। उन्हें भरोसा दिया कि आप जीत सकते हो, बस आप प्रोसेस पे फोकस करो और जो कर रहे हो ना उसे एंजॉय करो। आप क्रिकेट खेल रहे हो, अपनी क्रिकेट को एंजॉय करो, प्रोसेस पे फोकस करो
रिजल्ट्स खुद ब खुद आपके फेवर में होंगे। तो काफ़ी कुछ हुआ उस वर्ल्ड कप में। जैसे हम बात करें बॉल आउट की, तो उस टूर्नामेंट में एक बॉल आउट हुआ था जहाँ पे आपको 6 बॉल्स, जब एक मैच पाकिस्तान के सामने हमारा टाई हो गया था, यानी हम बिल्कुल सेम स्कोर, पाकिस्तान के जैसा ही स्कोर हमने भी किया, तो वो टाई के बाद एक बॉल आउट हुआ था जहाँ पे हमें स्टंप्स पे बॉल हिट करनी थी। अब मैं आपको यहाँ पे जो एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो शार्पनेस ऑफ क्रिकेटिंग माइंड, जो धोनी की शार्पनेस थी, जो दिमाग था, क्रिकेटिंग ब्रेन था, उसका एक छोटा सा नमूना विश्व क्रिकेट ने वहाँ देखा था 2007 वर्ल्ड कप के बॉल आउट में, जहाँ पे MS धोनी, उन्होंने पहले से अज्यूम किया था कि हमें एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है हमारे मैचेस में। उन्होंने इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई थी बॉल आउट की, जब किसी ने ये चीज़ नहीं सोचा था। प्रैक्टिस करवाई थी, प्रैक्टिस सेशंस में भारतीय क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करती थी बॉल आउट की, और बॉलिंग किसने करी वो बॉल आउट के दौरान? जो रेगुलर बॉलर्स नहीं थे, जो बॉलिंग नहीं करते थे। रॉबिन उथप्पा, हम जानते हैं वो कभी भी बॉलिंग नहीं करते थे। वीरेंद्र सहवाग, जो एक रेगुलर, एक पार्ट टाइम बॉलर हुआ करते थे। तो ऐसे लोग जिन्हें जिम्मेदारी दी और जिन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी पूरा किया, और MS धोनी जो लंबे बालों वाला लड़का था, वो स्टंप्स के पीछे बैठा हुआ होता था, और उन्होंने अपनी टीममेट्स को, अपने बॉलर्स को इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप स्टंप्स को नहीं हिट करोगे, बल्कि आप हिट करोगे पीछे बैठे विकेट कीपर यानी MS धोनी को। और सक्सेसफुल हुए हमने 3 बॉल्स स्टंप्स पे हिट करी और हम वो मैच जीत गए। वहीं पाकिस्तान का स्कोर उन 3 बॉलों में 0 यानी कि 0 था। तो हम वो मैच जीते। इसके अलावा एक और चीज़ जिसकी काफ़ी चर्चा होती है वो है एक युवा गेंदबाज जोगिंदर शर्मा, जिनका करियर बहुत लंबा नहीं रहा किन्हीं वजहों से। उन्हें अंतिम ओवर करने की जिम्मेदारी दी थी महेंद्र सिंह धोनी ने 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल्स में, जहाँ पे एक एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हरभजन सिंह के ओवर्स बाकी थे, लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी जोगिंदर शर्मा की दी और हम वो फाइनल जीत गए। और हम विश्व कप, जो T20 विश्व कप, पहला विश्व कप जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था, हम वो विश्व कप जीत गए। इसके बाद बाल छोटे हो गए, लेकिन कद बड़ा हो गया। 2008 वो साल जहाँ पे CB सीरीज खेला गया था। मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, तो एक छोटी सी इंसिडेंट आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था कि 2008 वो साल था जहाँ पे CB सीरीज खेली गई थी ऑस्ट्रेलिया में, और CB सीरीज भारतीय टीम ने जीती थी। तो CB सीरीज के दौरान जब फाइनल्स में जब हम लगभग जीत के करीब थे, तो MS धोनी ने एक ब्रेक लिया था, जिस ब्रेक में उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैठे अपने साथियों को एक मैसेज पास किया। ये मैसेज पास किया नॉन स्ट्राइकर एंड पे अपने साथी बल्लेबाज को, और ये मैसेज था कि हमें सेलिब्रेट नहीं करना है। ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतने के बाद, वो सीरीज जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम को सेलिब्रेशन नहीं करना है। और ऐसा इसलिए था कि ऑस्ट्रेलिया को ये ना लगे कि
ये कोई फ्लूक था, ये कोई तुक्का था, बल्कि मैसेज ये जाना चाहिए कि वी आर हियर टू रूल, वी आर हियर टू विन। हम जीतने के लिए, हम रूल करने के लिए, हम क्रिकेट में अगले कई सालों में रूल करने वाली टीम बनने वाले हैं। क्योंकि उस समय 2000, बल्कि मैं कहूँगा 1999 से 2007 तक 3 विश्व कप हुए थे और तीनों ही ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। 1999, 2003 एंड देन 2007 वर्ल्ड कप। तो ऑस्ट्रेलिया वाज द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड बैक देन, फ्रॉम 1999 टू 2007। तो ये एक बात थी। इंटिमिडेट कभी नहीं हुआ करते थे धोनी साहब। किसी से डरना नहीं, अपनी स्किल्स पे भरोसा करना, अपनी टीम पे भरोसा करना और अपने खेल पे भरोसा करना। इंटिमिडेट नहीं हुआ करते थे। और यही वजह थी कि एक सीन जो उस मूवी से फिर से मेरे जहन में आता है, जब युवराज सिंह को देख के जो बिहार की टीम थी, युवराज सिंह को बैडमिंटन कोर्ट पे युवराज सिंह का स्वैग, युवराज सिंह का वो कूल युवराज सिंह को देख के बिहार की टीम इंटिमिडेट हो गई। और वो एक सीन है ना जहाँ पे धोनी साहब अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि पता है हम मैच कहाँ हारे। तो बिहार की टीम वो मैच हार गई थी मैच से एक रात पहले बैडमिंटन कोर्ट पे, जब उन्होंने स्वैग वाले युवराज सिंह को देखा था। इंटिमिडेट हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एटीट्यूड की ही बात कर रहे थे, तो इस कड़ी में एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है जब मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो 2003 विश्व कप के फाइनल में आपको फिर से थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। उस विश्व कप फाइनल में जब हम पहुँचे तो मैच से एक दिन पहले जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, वहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम पूरी मेहनत से प्रैक्टिस में जुटी हुई थी और हम तैयारी कर रहे थे फाइनल डे की, फाइनल मैच की। वहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं रखी, बल्कि उनके लंबे चौड़े हट्टे कट्टे 3-4 क्रिकेटर्स, जिसमें एंड्रू साइमंड्स का नाम याद आता है, जिसमें नाम याद आता है मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पोंटिंग, कैप्टन साहब का, जो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस ग्राउंड के आसपास उन्होंने 3-4 चक्कर लगाए। बस वो चक्कर लगाना क्या था कि भारतीय क्रिकेट टीम कहीं ना कहीं, जैसे बिहार की टीम वो मैच बैडमिंटन कोर्ट में हारी थी, वैसे ही भारतीय क्रिकेट टीम वो मैच कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस सेशन में ही हार चुकी थी। तो धोनी के आने के बाद, रांची के उस लड़के के आने के बाद, कभी भी भारतीय टीम इंटिमिडेट नहीं हुई, कभी भी भारतीय टीम डरी नहीं। फिर चाहे वो घर में खेले जाने वाले मुकाबलों की बात करें या बात करें विदेशों में खेले जाने वाले मुकाबलों की। तो 2007 में हमने विश्व कप जीता, T20 विश्व कप जीता। इसके बाद 2008 में हमने CB सीरीज जीती। अब आपको लेके आना चाहूंगा 2011 विश्व कप के पास। तो तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी थी, जहां पे कुछ सीनियर प्लेयर्स को शायद धोनी साहब ने टीम में फिट नहीं पाया बिकॉज ऑफ देयर फिटनेस, बिकॉज ऑफ द फील्डिंग स्टैंडर्ड्स
that the team management had decided back then. तो फिट नहीं पाया, अपनी बात रखी. उस समय वो बात बहुत सारे लोगों को पसंद आई नहीं, लेकिन धोनी साहब ये फैसला कर चुके थे कि उन्हें फिट प्लेयर्स चाहिए, उन्हें ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो फील्डिंग में चुस्त दुरुस्त हो. तो वो फैसला लेके उसके हिसाब से उन्होंने टीम बनानी शुरू कर दी काफ़ी पहले. और अब मैं आपको सीधा लिए चलता हूँ 2011 विश्व कप में. तो 2011 विश्व कप हिंदुस्तान में खेला गया, हमारे देश में खेला गया. लेकिन 2011 से पहले जितने भी विश्व कप हुए, कभी भी होम टीम यानी कि जो मेजबान टीम है उसने कभी कोई विश्व कप जीता नहीं था. तो उम्मीदों का बोझ बहुत ज़्यादा था और पास्ट भी ये कहता था कि जो करने हम जा रहे हैं, जिसकी कोशिश करने हम जा रहे हैं, वो कभी हुआ ही नहीं. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ चीज़ें पहली बार होती हैं. जो कभी किया नहीं गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी हो नहीं सकता. तो पहले नहीं हुआ था, किसी होम टीम ने विश्व कप नहीं जीता था और मौका था इस पास्ट को चेंज करने का. 2011 विश्व कप में हम अच्छी क्रिकेट खेले. हमने शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद पूरे टूर्नामेंट में एक मैच शायद हम हारे थे, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. फाइनल्स में लिए चलता हूं आपको, फाइनल्स में लिए चलता हूं जो भारत और श्रीलंका के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जो फाइनल खेला गया, उस रात में लिए चलता हूं आपको, जहां पे एक समय भारतीय टीम 2 विकेट जल्दी गंवाकर, और वो 2 विकेट जब सचिन और सहवाग के हों तो थोड़ी हिम्मत छूट जाती है, थोड़ा डर सा लगता है कि जाने क्या होगा. और हिंदुस्तान जहाँ पे क्रिकेट को एक रिलीजन माना जाता है, तो ये देश बहुत परेशान हो जाता है जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और विस्फोटक बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग आउट होकर पेविलियन में बैठे हो. इसके बाद इनिंग्स थोड़ी संभली. युवा विराट कोहली और गौतम गंभीर साहब, जिन्होंने 97 स्कोर किया था उस विश्व कप फाइनल में, और एक ज़बरदस्त इनिंग्स, एक फाइटिंग नॉक खेली थी उस विश्व कप फाइनल में. तो इनिंग्स को संभाला, लेकिन फिर युवा विराट कोहली आउट होकर पेविलियन लौट गए. और जब आउट हुए और जब बारी आई कि अब क्या, अब कौन लेगा वो जिम्मेदारी, तो वही हुआ कि वो शख्स जिसे जिम्मेदारियां अच्छी लगती हैं, वो शख्स जो हमेशा अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए तैयार खड़ा होता है, वो शख्स जिसे हम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जानते हैं, उसने ली जिम्मेदारी. और बात ये है ना कि वो
पूरे विश्व कप में स्कोर बहुत अच्छा हुआ नहीं था MS धोनी साहब का। वो विश्व कप बल्ले के साथ अच्छा गया नहीं था। तो फाइनल्स में एक्सट्रीम प्रेशर सिचुएशन में ये फैसला लेना कि छोड़ दो, मेरा पास्ट कैसा रहा है, मेरा ये पूरा विश्व कप कैसा गुजरा है, वो भूल जाओ, छोड़ दो उसे, और अब मेरे हाथ में है आज और अभी। और ये मौका है, ये प्रेशर है, ये दबाव है, ये मौका है निखरने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। तो जब बहुत दबाव हो, एक्सट्रीम प्रेशर हो, तो जिम्मेदारी लेने MS धोनी साहब ऊपर आ गए बैटिंग ऑर्डर में। युवराज सिंह की जगह ऊपर आ गए और उस दिन वो आइकॉनिक नॉक खेली थी 91 रन्स की, और वो आखिरी छक्का जो लगाया था जिससे भारत ने विश्व कप अपने नाम किया था 28 सालों के बाद। और वो रवि शास्त्री जी की कमेंट्री जब हमारे कानों में गूंजती है, जब वो शॉट हम देखते हैं, तो मानो एक क्रिकेट फैन के रोंगटे खड़े कर देने वाली बात हो जाती है। और ये कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस लेके वो ऊपर आए, युवराज सिंह से पहले आए। युवराज सिंह जो उस विश्व कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, जो जबरदस्त फॉर्म में रहे थे बल्ले से और गेंद से, उन्हें रोककर खुद ऊपर आने का फैसला लेना, ये कॉन्फिडेंस ये उस दिन नहीं आया था, ये उस एक दिन की कहानी नहीं थी, बल्कि मैं आपको फिर से उस मूवी में लेके चलता हूँ। अगर आपको एक सीन याद आ रहा है तो उन्होंने अपने नॉन स्ट्राइकर साथी से कहा था कि स्ट्राइक हम लेंगे, बस रन आउट मत करवा देना तुम। तो कहीं ना कहीं उस यंग MS धोनी में भी अपनी काबिलियत के ऊपर वो भरोसा था जो समय के साथ और परिपक्व होता चला गया और मजबूत होता चला गया। बहुत सारे सवाल थे, अगर वो मैच हम हारते तो बहुत सारे सवाल उठ जाते कि युवराज सिंह से पहले MS धोनी कैसे आए, क्यों आए, R अश्विन की जगह श्रीसंत ने वो फाइनल क्यों खेला, कैसे खेला। लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब आपको जुबान से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका काम बोलता है, आपकी मेहनत बोलती है, तो सब सुनते हैं, सब चुप होकर आपकी बात सुनते हैं। तो जुबान से नहीं बताया, बल्कि वो ज़बरदस्त इनिंग्स जो 97 की खेली, जिससे श्रीलंका को परास्त किया और 28 साल बाद भारत वो विश्व कप जीता। और MS धोनी द लेजेंड, जिनकी आज हम कहानी सुन रहे हैं, द चेंज मेकर, जिनकी आज कहानी हम सुन रहे हैं, वहां से तो बस समझ लें कि स्टारडम में, फैन फॉलोइंग में, हर चीज में बस इजाफा ही होता गया, हर चीज बस बढ़ती ही चली गई। और आज जब उन्हें रिटायर होके 3-4 साल हो रखे हैं, और आज भी वो इंसान, अगर कभी सोशल मीडिया पे कोई फोटो आ जाए, कोई वीडियो क्लिप आ जाए, तो सोशल मीडिया क्रैश हो जाता है। आगे बात करेंगे थोड़ी सी IPL की। IPL में MS धोनी साहब चेन्नई सुपर किंग्स जैसी एक
बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा, उसके कप्तान, और बल्कि कई सारे लोग तो ये कहते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK को रन करने वाले इंसान का नाम है MS धोनी। तो CSK की तरफ से खेलना शुरू करा IPL, जहाँ पे उन्होंने अब तक 5 IPL ट्रॉफीज अपने नाम करी हैं। लेकिन बात शुरू में जहाँ से करना चाहूँगा वो साल 2016 साल 2017 से शुरू करना चाहूँगा, जहाँ पे CSK को बैन कर दिया गया था। CSK वो 2 साल IPL नहीं खेला था, और तब धोनी साहब एक टीम के लिए जो सिर्फ उन 2 सालों में IPL खेली थी, वो टीम थी RPS यानी कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। तो उस टीम के लिए 2 साल क्रिकेट खेली थी IPL में MS धोनी साहब ने। और हुआ कुछ यूं कि उन्हें कप्तानी करने को मिली 2016 में, 2016 के सीज़न में, और 2017 के सीज़न में उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। हम एक ऐसे कैप्टन की बात कर रहे हैं, एक ऐसे कप्तान की बात कर रहे हैं जिन्हें हम कैप्टन ऑफ कैप्टन्स कहते हैं, जिन्हें हम कप्तानों का कप्तान कहते हैं, उसे कप्तानी से हटा दिया गया। और वापसी हुई CSK की 2018 में, और जब वापसी हुई है ना, तो वापसी करते ही बताया है कि कौन है MS धोनी और क्या अहमियत है उनकी एक टीम में। 2 साल बाद कोई टीम वापस आती है, फिर से सारे लोग असेंबल होते हैं, पूरी टीम बनाना, और उससे IPL जैसा एक इतना कम्पिटिटिव टूर्नामेंट जीतना, ये अपने आप में एक कहानी है। अब पिछले साल, माफ कीजिएगा, इसी साल 2023 में CSK अपनी आदत के हिसाब से एक बार फिर से IPL का खिताब जीतने में सफल हुई। रिवाइवल की कहानियां हैं, कुछ रिवाइवल की कहानियां हैं। अजिंक्य रहाणे, अंबती रायडू, रॉबिन उथप्पा, ये सारे नाम याद आते हैं जिनके करियर्स रिवाइव हुए हैं CSK में आके, जिनके करियर रिवाइव हुए हैं MS धोनी की कैप्टनसी में खेल के। और ये वो टीम है जिसे डैडीज आर्मी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि ये जब 2018 में CSK वापस आई थी तो डैडीज आर्मी कह के कहा गया कि ये टीम तो अगर टूर्नामेंट के दूसरे चरण में भी पहुंच जाए तो काफ़ी होगा। लेकिन उस टीम ने जवाब फिर से दिया था अपनी परफॉर्मेंस से। MS धोनी साहब ने फिर से जवाब दिया था अपनी परफॉर्मेंस से, ना कि अपनी जुबान से। तो अब कहानी को धीरे धीरे खत्म करने की तरफ बढ़ रहा हूं। और क्या कहा जाए धोनी साहब के बारे में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2008 में, पद्मश्री 2009 में, लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि 2011 में, और पद्म भूषण 2018 में। ये कुछ पुरस्कार हैं जो उन्हें, ये कुछ सम्मान हैं जो उन्हें भारत सरकार ने दिए हैं अलग अलग सालों में। लेकिन एक और सम्मान है जो मुझे लगता है कि वो उनके दिल के ज़्यादा करीब होगा, और ये कुछ बातें हैं, ये कुछ लोगों की कही हुई कुछ बातें हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का।
सचिन साहब ने कहा था कि MS धोनी सर्वश्रेष्ठ कप्तान थे। जितने कप्तानों के अंडर में सचिन साहब खेले थे उनमें से MS धोनी सर्वश्रेष्ठ कप्तान थे। गैरी कर्स्टन जो 2011 विश्व विजेता भारतीय टीम के कोच हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि I'll go to war by MS धोनी on my side। मतलब MS धोनी अगर उनकी साइड पे हो, अगर उनकी तरफ हो, तो वो एक वॉर पे भी जाना एक्सेप्ट कर लेंगे। सुनील गावस्कर, द लिटिल मास्टर, उनके शब्द हैं कि जब वो अपने आखिरी पलों में होंगे, जब जिंदगी के आखिरी पलों में होंगे, तो एक चीज़ है जो वो देखना चाहेंगे और वो चीज़ है MS धोनी का वो वर्ल्ड कप विनिंग 2011 विश्व कप में वो आखिरी छक्का जो MS धोनी ने अपने बल्ले से किया था। और इयन बिशप साहब, वेस्ट इंडीज के एक महान क्रिकेटर, उन्होंने कहा कि जब एक ओवर में, जब आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए होंगे, तो प्रेशर बल्लेबाज MS धोनी पर नहीं होता बल्कि सामने वाले गेंदबाज पर होता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, इसका एक अलग मुझे लगता है कि ये बातें किसी भी पुरस्कार, किसी भी दौलत, किसी भी सम्मान से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जब आपके लिए आपके क्रिकेटिंग आइडल्स, जब आपके आइडल्स आपके बारे में ऐसी बात कहते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा कीमती हो जाती है। और रॉबिन उथप्पा की एक बात मेरे जहन में आती है कि उन्होंने कहा कि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो एज ए क्रिकेटर, एज अ विकेट कीपर वो अच्छे थे, उनका ऐसा मानना था। लेकिन बस प्रॉब्लम ये थी कि वो एक MS धोनी क्रिकेटर के एरा में पैदा हुए थे। MS धोनी के एरा में वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो जब MS धोनी जैसा एक क्रिकेटर एक विश्व में आए, एक टीम में आए, तो फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि MS धोनी तो MS धोनी है, वंस इन अ जनरेशन क्रिकेटर है। तो ये सारे क्रिकेटिंग ग्रेट्स की बातचीत के बाद ये कहानी को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। बस कुछ बातें हैं जो सीखने को मिलती हैं कि ज़िंदगी के प्रति अप्रोच क्या होना चाहिए, कि फेलियर्स से टूटना नहीं है, मुश्किलों से घबराना नहीं है, किसी मुश्किल के आने पर एक गहरी सांस लेनी है और फिर से शुरू करना है। और अगर ठान लिया है कुछ, तो बस उसे पाके ही दम लेना है। तो MS धोनी के साहब के बारे में वैसे तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन यहीं पे अपनी बात ख़त्म करूँगा, अपनी कहानी ख़त्म करूँगा और गुजारिश करूँगा कि अगर ये कहानी आपको पसंद आई, अगर आपको सुन के अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक लाइक बटन होता है, अगर उसे आप प्रेस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और बाकी मिलेंगे आपसे जल्दी ही एक और चेंज मेकिंग कहानी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।